सुप्रीम कोर्ट की हमने बात की थी कल, सर्वोच्च न्यायालय। अब देखो इसमें हमने सबसे पहले जो शुरुआत की थी आर्टिकल 124 से इसके बारे में पढ़ना शुरू किया था, अनुच्छेद 124, और उसमें सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान था। ये सब लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा कि अनुच्छेद 124 इसमें सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान। अब आप लोग मुझे एक बार ये बता दीजिए कि हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है? हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान जल्दी बताइए। सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान आर्टिकल 124 के 1 में दिया गया है। 124 का 1 सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। और फिर आगे हमने कहा था कि मूल संविधान में, जब मूल रूप से संविधान बना था, संविधान में एक मुख्य और 7 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य और 7 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, इस पर हमने बात की थी। लेकिन वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान समय में एक मुख्य और 33 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान है। अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान है। एक मुख्य और 33 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और ये प्रावधान हमने देखा था, ये सुप्रीम कोर्ट बिल संशोधन बिल 2019 के अनुसार है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अधिनियम 2019 के आधार पर यह प्रक्रिया की गई है। एक मुख्य और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 216 में हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया है, जबकि आर्टिकल 124 के 1 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। इसके बाद हमने बात की थी आर्टिकल 124 का 2 मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की हमने बात की थी। अनुच्छेद 124 का 2 हमने बताया था। 124 का 2 मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की थी। और ये सब लोग जानते ही हो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करते हैं? तो नियुक्ति करने का काम है राष्ट्रपति का। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह आर्टिकल 124 के 2 में कहा गया है। अब फिर हम यहाँ से आगे बढ़े और 125 के 3 में चले थे, न्यायाधीशों की योग्यता। 124 के 3 में, ये 124 का 2 मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति तो ये किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। आगे बढ़े थे आर्टिकल 124 का 3। अब इसमें न्यायाधीशों की योग्यता की बात हुई थी। न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होती हैं? ये आप याद होगा ही आपको कि सबसे पहली बात, कम से कम 10 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वकील रहा हो अथवा कम से कम 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में जज रहा हो।
ये इसके लिए योग्यता होती है। न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता है कि कम से कम वह 10 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जज रहे हों, या 10 वर्ष तक वकील रहे हों, या फिर कम से कम 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में जज रहे हों। ये आर्टिकल 124 के 3 में कहा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें 125 की बात करें, आर्टिकल 125 में न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते की बात की गई है। अनुच्छेद 125 जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते के वेतन एवं भत्ते की बात यहाँ पर की गई है। अब देखो, वेतन एवं भत्ते मैंने पहले ही जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अंतर बताया था, वहीं पर मैंने वेतन एवं भत्ते की बात की थी, और इसमें मैंने कहा था जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें वेतन 2,80,000 मिलता है। मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है, मुख्य न्यायाधीश को वेतन 2,80,000 रुपये, 80,000 रुपये, जबकि अन्य न्यायाधीशों का जो वेतन है, अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये वेतन मिलता है। और ये वेतन, भत्ते एवं पेंशन तीनों चीजें कहाँ से मिलती हैं? तो भारत की संचित निधि से। वेतन, भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे, संचित निधि से। जबकि हमने हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन भत्ते और पेंशन की बात की थी। हमने कहा था कि जो वेतन और भत्ते हैं वो राज्य की संचित निधि से, जबकि पेंशन जो होती है वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं हाईकोर्ट में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने हाँ ठीक है, गुड इवनिंग। यहाँ तक चीज़ें हमने क्लियर कर ली थी, और यहाँ से आगे बढ़े थे 126, आर्टिकल 126 में चले थे, और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, इस पर भी हमने चर्चा की थी। तो इसको आप लोग जिनने नहीं लिखा हो तो इस पॉइंट को भी लिख लेना। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्टिकल 126 की। 124 के 3 पार्ट हो गए, 125 हो गया, अब बढ़ते हैं 126 में। ठीक है, जल्दी से इसे लिख लीजिए जिसका कुछ राय है तो। और हम बात करते हैं आर्टिकल 126 की। ठीक है, तो ये सब ने लिख ही रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 126 की हम बात कर रहे हैं। 125 में ध्यान रखेंगे जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन भत्ते की बात कही गई है। इसको फिर लास्ट में हम सभी आर्टिकलों को एक क्रम में लिख लेंगे, उससे हमें आसानी से याद भी हो जाएंगे। आर्टिकल 126 भी शायद हमने कल पढ़ा था, और उसी को हम आगे बढ़ते हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अनुच्छेद 126, यह है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अब कार्यकारी जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करेगा? ये बिल्कुल समझने की बात है कि भाई जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति ही करेंगे। इसका कारण क्या होगा? यदि मुख्य न्यायाधीश, कब किया जाएगा ऐसा? यदि मुख्य न्यायाधीश अपने कार्य को करने में असमर्थ हो, अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो, या फिर मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो गया हो, या तो कार्य करने में असमर्थ हो या फिर मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, अथवा मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, तो राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं,
ठीक है, तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल 126 में ये बात कही गई है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्लियर है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्टिकल 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब इसको समझना, आर्टिकल 127 तदर्थ, एडोक कहते हैं, तदर्थ मतलब न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का मतलब समझना की नियुक्ति। तदर्थ मतलब जैसे हमने पहले हाईकोर्ट में भी पढ़ा था कि वहां पर भी तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति तो की जाती है, लेकिन वहां पर तदर्थ नहीं कहते बल्कि क्या कहते हैं, अपर न्यायाधीश कहते हैं। दोनों में अंतर समझना, हाई कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश की जगह अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। ऐसा कब होता है, जब सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों का कोरम होता है, कोरम का मतलब हो गया कि न्यूनतम संख्या, जितने न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है, न्यूनतम कम से कम जितने न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है, जब उतने न्यायाधीश नहीं होते तो ऐसे में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके पास अधिकार होता है कि वह राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर ले। कौन करेगा, मुख्य न्यायाधीश करेगा। ठीक है, यदि क्या कहेंगे, यदि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का कोरम पूरा न हो तो मुख्य न्यायाधीश को अधिकार है कि वह राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर ले। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर ले। ठीक है, नियुक्ति करे। इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा कि यदि कोर्ट में तो न्यायाधीशों का कोरम पूरा न हो तो ऐसे में वह तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर लेते हैं। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तदर्थ का मतलब होता है अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, यदि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का कोरम पूरा न हो तो मुख्य न्यायाधीश के पास अधिकार है कि वह राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर ले। ठीक है, तो ये आर्टिकल 127 हमारा क्लियर हो गया। अब बात आती है कि न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाया जा सकता है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे हाईकोर्ट में हमने कहा था कि न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जाता है। कैसे हटाया जाता है, उसके लिए हमने कहा कि संसद के दोनों सदनों में विधेयक पास किया जाएगा। 2/3 बहुमत से यह विधेयक पास होता है। अब उसका कारण भी होना चाहिए, कारण उन पर या तो कोई कदाचार संबंधी मामला हो या फिर वह अपने कार्य को करने में असमर्थ हो। तो ऐसे में 2/3 बहुमत से विधेयक पास कर संसद में वो विधेयक पास होगा। संसद का मतलब लोकसभा राज्यसभा होता है। दोनों सदनों में जब 2/3 बहुमत से विधेयक पास किया जाएगा तो उन्हें फिर अपने पद से हटना होगा। ठीक है, तो ये है न्यायाधीशों की को पद से हटाना। तो आर्टिकल 124 के 4 में कहा गया है, अनुच्छेद 124 के 4 में न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया है। न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। अब ये चीजें शायद मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, प्रक्रिया, लेकिन बस आपको ये आर्टिकल याद करने पड़ेंगे। आर्टिकल के लिए फिर मैं आपको अलग करके एक एक करके ये आर्टिकलों को लिखा भी दूंगा, उसको आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब न्यायाधीशों को कैसे हटाया जा सकता है, तो उसके लिए कारण क्या है, या तो यदि कोई न्यायाधीश नंबर 1 कार्य करने में असमर्थ हूं, या तो फिर क्या हूं,
कार्य करने में असमर्थ हूं, करने में असमर्थ हूं। दूसरा क्या कारण है, अथवा उन पर क्या हो, कदाचार, उन पर कदाचार संबंधी मामला हो, कदाचार संबंधी मामले, कदाचार संबंधी मामला मतलब उन पर कोई भ्रष्टाचार संबंधी मामला। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, तो संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से विधेयक पास कर उन्हें पद से हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये इनको पद से हटाने की प्रक्रिया। क्लियर हो गया होगा कि कैसे न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, या तो उन पर कोई कदाचार संबंधी मामला हो या कार्य करने की असमर्था हो, तो संसद में 2/3 बहुमत से विधेयक पास करके उन्हें पद से हटाया जा सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसी के आगे लिख लेना, जिसे महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। तो ये है आर्टिकल 124 का 4 न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। इसको लिख लीजिए, फिर मैं 1-2 पॉइंट यहां पर आपको लिखाता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जल्दी से इसे कंप्लीट करें। फिर अब तक किसे पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया चली है, उस पर हम बात करते हैं। न्यायमूर्ति बी रामास्वामी की यहां पर बात करेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश हैं, जिनको हटाने के लिए 1991 में लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था। लिखिए, जल्दी से कंप्लीट करें सभी लोग। ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करें और मैसेज करते रहें जिनका कंप्लीट हो जाए। फिर इसमें 1-2 पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो एक दो इधर पर पॉइंट लिख लेना। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर पूछा जाता है कि अब तक कितने न्यायाधीशों में उनको पद से हटाने के लिए या किस न्यायाधीश पर पद से हटाने के लिए महाभियोग लाया गया। तो इसमें लिख लेना कि न्यायमूर्ति बी रामास्वामी लिखना। अब इसके बाद लिखेंगे न्यायमूर्ति बी रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश हैं जिन्हें पद से हटाने के लिए 1991 में 1991 में जिन्हें पद से हटाने के लिए 1991 में लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऐसे न्यायाधीश हैं जिनको पद से हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था। तो न्यायमूर्ति बी रामास्वामी। लेकिन ध्यान रखेंगे, लेकिन ये पास नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन यह पास नहीं हुआ। और एक बात ये लिख लेना कि उन पर जो है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहने के दौरान वित्तीय अनियमितता का आरोप था। इसके बाद इसको भी लिख लेंगे कि उन पर पंजाब हरियाणा
हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहने के दौरान, ठीक है, उन पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहने के दौरान वित्तीय अनियमितता का आरोप था। वित्तीय अनियमितता का आरोप था। तो ये कारण था, इसीलिए उन्हें पद से हटाने के लिए लोकसभा में विधेयक लाया गया महाभियोग लगाने के लिए, लेकिन ये पास नहीं हुआ। क्लियर हो गया। आर्टिकल 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ये हमने देख लिया। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है यदि मुख्य न्यायाधीश अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो या फिर मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो। फिर हमने देखा आर्टिकल 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। यदि न्यायाधीशों का कोरम पूरा न हो सुप्रीम कोर्ट में, तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। फिर हमने देखा आर्टिकल 124 का 4, ये क्या है? न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, जिसे हम महाभियोग की प्रक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब बात करते हैं न्यायाधीशों की शपथ की बात करते हैं, और फिर हम सीधे आते हैं सुप्रीम कोर्ट के कार्य एवं शक्तियां। ये आप लोग खुद ही बता सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और ये चीज अब आप लोगों को याद भी होनी चाहिए कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाते हैं। वैसे जितने भी फैक्ट हैं वो हमने पहले ही अंतर में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जब अंतर किया वहां पर ये चीजें क्लियर कर ली। अब बात आती है आर्टिकल 124 का 6, अनुच्छेद 124 का 6। इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ। न्यायाधीशों की शपथ तो कौन दिलाएगा? बताइए जरा, आंसर करो। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इन्हें शपथ कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाने का काम किसका होता है? देखो, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं ना, उन्हें मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें तो राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, दिलाई जाती है, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे उन्हें शपथ दिलाने का काम किसका था? राष्ट्रपति का। ठीक है, तो ये भी आप लोग लिखें। और फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कार्य एवं शक्तियां। अब यहां से आएंगे सुप्रीम कोर्ट के कार्य एवं शक्तियां।